हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का महावीर स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं एके सर पुनः द्विघात समीकरण लेकर के आप सबों के बीच हाजिर हूँ। द्विघात समीकरण का 4.2, जिसमें दो सवाल कल रह गया था जो हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था। यदि आप लोग बना लिए होंगे तो अभी मैं बनाऊंगा, आप लोग उसे मिलाइएगा कि क्या आप लोगों ने सही बनाया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो दो सवाल शेष रह गए थे उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग सवाल नंबर 5 देखेंगे। एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देकर के थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। सवाल अपने लोगों का क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो एट फर्स्ट हम लोग यहां पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। थोड़ा गौर से देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये हो गया इसका 90 डिग्री। ठीक, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं। सपोज कीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया एबीसी। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी किससे कंपेयर किया जा रहा है? आधार से। और कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं। तो कंपेयर किससे किया गया है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक, जिससे तुलना की जाती है। तो यहां पे किससे तुलना की जा रही है? तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज का आधार माना कि समकोण त्रिभुज का आधार। चूंकि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? जिससे तुलना करते हैं उसी को मानते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। अब गौर से देखिए, तो इसीलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हो जाएगी आधार से, क्या कहता है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ऊंचाई। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? समकोण त्रिभुज के आधार को हम लोगों ने x मान लिया और ऊंचाई कितना हो गया? कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गौर से देखिए। अब हम लोग जानते हैं, और कर्ण की लंबाई दी हुई है। कर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण है। जैसा कि आप सबको हम पहले बता चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम आप लोगों को अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, सवाल बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, नाम रख दिया एबीसी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है
ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोगों ने आधार को क्या मान लिया, x मान लिया। तो ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो है वो आधार से हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर को माइनस कर दिया। अब प्रश्नानुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब गौर से देखिए कर्ण के स्थान पे कितना दिया हुआ है, तो 13, तो हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू लंब स्क्वायर। लंब की जगह पे आप लोग गौर से देखिए क्या दिया हुआ है, लंब यानी कि ऊंचाई x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार, आधार की जगह पे क्या दिया हुआ है x, तो x स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए गौर से 13 13 ही कितना हो जाता है 169 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे, क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x है 2a, b की जगह पे 7 है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 7 है, तो प्लस b स्क्वायर कर दिए और x स्क्वायर पहले से मौजूद है ही। अब गौर से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, इस दोनों x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 49। क्लियर हो गया इतना। अब इस 169 को हम लोग इधर की ओर पक्षांतरित कर देते हैं, तो जी इधर अब क्या बच जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले लिखे और 0 को बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब गौर से देखिए 169 में से 49 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो स्पष्टतया कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 शत 14 अब माइनस 60 दूना 120 इक्वल टू 0। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी देख लीजिए ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहां पे फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप सबों को हमने बताया था इधर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यहाँ पे 60, तो 60 को 1 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए ये मेरा रफ है, 60 गुना 1 कर देते तो कितना निकल जाएगा 60, निकल गया 60। अब इस 60 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से 30, 2 से फिर लगाएंगे 15 दूना 30, फिर लगाएंगे 3 से 3 पचे 15, ओहो, फिर लगाएंगे 5 से 5 एकम 5। तो अब गौर से देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया है। अब इसकी सहायता से पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख ही देंगे, फिर अब इसकी सहायता से 7x को 2 भाग में ऐसे डिवाइड करना है कि या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे 7x आए। तो गौर से देखिए 7 लाना है ना, तो 2 दूना 4, अब 5 तिया 15 नहीं आएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 5 दूना 10 दूना 20, 3 दूना 6 दूना 12। ये देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 2 गुना 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12x और फिर प्लस 5x कर दीजिए, प्लस 5x, तो 12x में से 5x को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो 7x आ जाएगा, फिर माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो 2 ठो को जैसा कि कल वाले क्लास में हम लोगों ने किया था 2 ठो को एक एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो चलिए वही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, फिर 5x और माइनस 60 को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब गौर से देखिए कि इसमें इधर वाले को मत देख लीजिएगा, ये रफ है। अब गौर से देखिए इसमें कॉमन क्या हो सकता है, तो इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है,
तो x कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 12, यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 है, कॉमन कर लीजिए, x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0। अब गौर से देखिए x माइनस 12 दोनों जगह पे है, तो x माइनस 12 एक तो हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 12 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो चूंकि दोनों में जो रहता है उसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 12 यहाँ पे भी, x माइनस 12 यहाँ पे भी, तो x माइनस 12 को हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो अब बचेगा क्या, गौर से देखिए x माइनस 12 तो कैंसिल ही हो गया चूंकि कॉमन कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बच के गया x, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब गौर से देखिए x माइनस 12 तो हम लोगों ने कॉमन कर लिया, खत्म कहानी, तो बच के गया 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देख लीजिए, अब यहां से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक, तथा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, ओहो, -5, ये हो जाएगा असंभव, क्योंकि किसी भी चीज का मेजर जो है हम लोग माइनस में नहीं करते हैं। तो यहां से क्या निकल गया, आधार की लंबाई, इसीलिए आधार इक्वल टू x बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, एक तो आंसर ये हो गया, और ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, एक तो ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि इसका जो आधार है वो कितना निकल गया, आधार निकल गया 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी निकल गई, 5 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से आधार और ऊंचाई हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप लोग अपने अपने कॉपी में मिलाइए कि क्या आप लोगों ने सही बनाया था या गलत बनाया था। देखिए एक बार आप लोग अपने अपने कॉपी में चेक कर लीजिए, और मैं भी एक बार देख लेता हूं इसका आंसर। सवाल नंबर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो गया, बन गया सवाल, कितना आसान था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। अब देखिए कंपेयर किस चीज से किया जा रहा है, निर्माण किए गए बर्तन से। क्या कहता है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस दिन निर्माण, क्या कहता है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है, यानी प्रत्येक नग का बर्तन बनाने में जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो हम लोग निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इक्वल टू x। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हम लोगों ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, इसीलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब अपने लोगों को क्या निकालना है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब क्वेश्चन देखते हैं प्रत्येक नग के निर्माण लागत के लिए क्या कह रहा है। कहता उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो निर्माण किया गया बर्तन है x, उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ये हो गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इतना रुपया। ओफो, इतना रुपया, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है उसको गौर से देखते हैं।
कहता है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्माण लागत कैसे निकालेंगे? एक नग का निर्माण लागत इतना रुपया है, बर्तन इतना बना, दोनों को गुना कर देंगे तो निर्माण लागत निकल जाएगा कुल। तो प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना रुपया बनता है? 90 रुपया बनता है, तो इक्वल टू 90। हो गया। अब x को 2x से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अब प्लस 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x को 2x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से गुना करेंगे 3x बराबर कितना? 90। इसको ना बराबर की साइड लेके आइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब रफ में हम लोग चलते हैं। सपोज कीजिए कि हमने रफ यहां इस बार बना लिया, ये मेरा हो गया रफ, ठीक है। अब देखिए 2 को 90 से गुना करते हैं, तो 2 गुना 90 मतलब कितना? 180। अब 180 का निकाल लेंगे अपना लोग फैक्टर, कितने से लगाएंगे? 2 से, तो 90 बार में लग जाएगा, फिर 2 से तो 45 बार में लग जाएगा, फिर लगाएंगे 3 से 15 बार में, फिर 3 से, फिर 5 बार में, 5 के 15, फिर 5 से 1 बार में, ठीक। अब देख लीजिए पहले वाला जो रहता है एक्स स्क्वायर वाला, उसको तो ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब इस 3x को दो भाग में ऐसे इसकी सहायता से ज्ञात करना है कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। गौर से देखिए, 5 तिया 15, 3 दूना 6 दूना 12, तो 15 में सीधी 12 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हर बार की तरह दो दो ठोको एक एक ब्रैकेट में अपना लोग रखेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x एक ब्रैकेट में, माइनस चलिए कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस कॉमन हम लोगों ने कर लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब गौर से देखिए क्या कॉमन हो सकता है, इसमें x कॉमन हो सकता है, तो हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या? 2x। क्या बच जाएगा? एक मिनट रुक जाइए, छोटा हो गया, देखिए क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा, और फिर प्लस x चूंकि कॉमन ही कर लिए हैं तो यहां पे बच जाएगा 15। माइनस करते हैं, फिर यहां पे देख लेते हैं क्या कॉमन हम लोग कर सकते हैं, तो 6 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और 15 छाके 90, तो 15 इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दो जगह पे आ रहा है, जो दोनों में आता है उसे हम लोग क्या करते हैं? कॉमन करते हैं, जैसा कि हम पहले आप सबको बता दिए हैं। तो यहां पे 2x प्लस 15 को अपना लोग कॉमन कर लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, अब दोनों को अलग अलग कंपेयर करके 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। चलिए अब इधर की ओर आ जाते हैं, गौर से देखिए, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू ये इधर 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 15। और जब ये माइनस आ रहा है तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये असंभव ही होने वाला है, क्योंकि कभी भी बर्तन की संख्या माइनस में नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा आपका असंभव, यानी ये नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की ओर, लिखेंगे तथा। अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, क्या है दूसरा इक्वेशन? गौर से देखिए, दूसरा किससे कंपेयर करेंगे? x माइनस 6 से, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए लिख दिया x इक्वल टू 6। अब यहां से हम लोगों के पास आ गया आंसर। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को हम लोगों ने क्या माना था? x, और निर्मित बर्तन में प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या माना था हम लोगों ने? 2x प्लस 3। तो लिखेंगे इसीलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित इसीलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। अब गौर से देखिए, निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल टू x इक्वल टू 6
हो गया। अच्छा, निर्मित बर्तन की संख्या पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था? हाँ, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी पूछ रहा है, तो चलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत भी निकाल लेते हैं। तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत इक्वल टू, हम लोगों ने क्या माना था? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका मतलब यह है 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला है, अब प्लस 3, तो 2 6 जा 12 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना रुपया? तो 15 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई? निर्मित बर्तनों की संख्या हो गई 6, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई? 15। खत्म है कहानी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर अपने लोगों का क्या है? गौर से देखिए, एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की ओर। एक्सरसाइज है 4.3, चलते हैं। कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि हमने आप लोगों को बताया था पहले क्लास में कि द्विघात समीकरण को हम लोग मेनली 3 विधि के द्वारा अपने इस चैप्टर में यानी कि चौथे चैप्टर में हल करेंगे। एक गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा जो था वो श्रीधराचार्य का नियम था। तो वही श्रीधराचार्य का नियम और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसके माध्यम से अब अपना लोग इस चैप्टर में हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के माध्यम से सरल करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौर से देखिएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, बाकी का खुद ब खुद लगा लीजिएगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। थोड़ा थोड़ा सवाल मिटा हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है? 0। अब देखिए, जब भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो लगा रहता है उससे भागा करते हैं। उससे पहले सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग, जो अचर पद होगा ना, चाहे कुछ भी हो, उसको इधर पक्षांतरित कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू माइनस 3। हो गया। चूंकि ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हमने क्या किया पूर्ण वर्ग बनाने में? सबसे पहले जो अचर पद था उसे बराबर के साथ पक्षांतरित कर दिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक पद में ना जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे भागा दे देंगे। दूसरा स्टेप, अब लिखेंगे प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 2 से, यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 2 है, तो 2 से भागा देने पर अब मैं क्या करूंगा? प्रत्येक पद में कितने से भागा कर दूंगा? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखिए गौर से, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या अपने लोगों के पास? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखिए, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है इसीलिए अब यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो प्रत्येक सवाल में वो फॉर्मूला अप्लाई करना जहां जहां पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोला जाएगा। अभी तक में हम लोगों ने कितना स्टेप किया? पहला स्टेप में अचर पद को बराबर के उस साइड डाल दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया? एक्स स्क्वायर को जो गुणांक था उससे सब में भागा कर दिया। अब तीसरा स्टेप हम लोग का स्टार्ट होगा। तीसरा काम क्या करेंगे? तो लिखेंगे समीकरण के दोनों
पक्षों में एक्स स्क्वायर, सॉरी, समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 गुना एक्स का गुणांक कितना है ये बताइए, 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7/4 का होल स्क्वायर, मतलब 49/16। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 गुना एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला को यहां अप्लाई किए, 1/2 है तो 1/2 दे दिए, गुना का चिन्ह दिए, एक्स का गुणांक देखिए, एक्स का गुणांक क्या, 7/2, तो 7/2 दे दिए का होल स्क्वायर, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ये जोड़ते हैं। कहां जोड़ते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में। तो अब जो अपने लोगों का इक्वेशन निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 49/16 बराबर -3/2 था। इसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, 49/16, चूंकि दोनों तरफ सेम चीज जोड़ेंगे। अब गौर से देखिए, यहां पे अब हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या रखेंगे कि 7/2 आ जाएगा, तो याद कीजिए 7/4 रखेंगे। कैसे पता चला कि 7/4 रखेंगे, तो गौर से देख लीजिए, पहले इस वाले ये बीच वाले पद को हमें कुछ नहीं करना है, छोड़ देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहां पे है 49/16, किसका वर्ग कीजिएगा कि 49/16 आएगा, तो 7/4 का वर्ग करेंगे तो 49/16 आ जाएगा, 7 7 49 और 4 चौका 16, तो यानी ए ये हो गया, बी हो गया, तो बीच में क्या होगा 2ab, 2 ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 7/4। अब इसको सरल भी करके देख लेते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी 7/2 एक्स हो गया। ठीक, अब बराबर इधर वाले को क्या करेंगे, इधर वाले का तो एलसीएम निकलेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, तो 3 8 24, अब प्लस 16 कम 16, तो 49 से कम 49, भिन्न का जोड़ आप सब बनाने के लिए जानते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस बी की जगह पे क्या है 7/4 का होल स्क्वायर। 3 के जैसे लग रहा था, हो गया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 49 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो 25, क्या क्या हो जा रहा है, 25 अब बटे कितना हो जाएगा 16, हो गया। अब देख लीजिए, ये जो यहां पे बन करके सामने आया है, इसी को अपना लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग। क्यों कहेंगे पूर्ण वर्ग, क्योंकि यहां पे देख लीजिए ये पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया ना। अब इस स्क्वायर को उठा करके इधर लेके आ जाइए, तो x माइनस 7/2 इक्वल टू स्क्वायर, जब इधर आता है स्क्वायर के यदि पक्षांतरण करेंगे इधर से इधर आएगा तो बन जाएगा रूट, तो √25/16। अब देखिए यहां पे भी लगता है रूट बन गया है, कमाले हो जाता है। तो 25/√25/16। अभी देख लीजिए ये x माइनस 7/2 इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 चौका 16, इसको उठा के इधर पक्षांतरित कर दीजिए, तो x इक्वल टू 5/4 अब प्लस 7/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 5 अब प्लस 2 दूना 4, तो 7 दूना 14, x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 19/4। बात समझ में आ गया। अब एक चीज और गौर से देखिए, इसको हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसे, प्लस माइनस, ये 19 है,
ठीक है, एक आंसर देख लीजिए, आ गया होगा अपने लोगों का। कितना आसान था बताइए। एक मिनट, कुछ कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है? -3/2 7/4 25 2 दूना 4 7 दूना 14 5 19/2। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया? 2x² सवाल एक बार देख दीजिए। हमें लगता है कि सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है। एक मिनट रुक जाइए, हम इसे दूसरे बुक से वेरीफाई कर लेते हैं, सवाल सही है या गलत है। चूंकि पहले ही हमको संदेह हो रहा था इस सवाल के ऊपर, नहीं ये तो ठीक है, -7x +3 है, +3 2x² -7x 2x² -7x +3 +3। चार लाइव है क्या? अब देखिए, ये स्क्वायर जो है बराबर किस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 = √25/60। क्योंकि हम बता चुके हैं कि रूट स्क्वायर बराबर किस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, x - 7/4 = 5/4। कैसे 5/4 होगा, तो 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4। चूंकि रूट में है तो इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दे देंगे। अब यहां से x = क्या हो जाएगा, ±5/4 + 7/4 हो गया। अब एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, चूंकि प्लस माइनस है यहां पे, तो प्लस चिन्ह लेने पर जब भी प्लस माइनस रहेगा तो एक बार अपना लोग क्या लेंगे,